उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। वो हमें दारुल हुकूमत में अपनी असल रिहाइशगाह में कभी नहीं लाए थे। उनका कहना था कि अगर दुनिया को पता चल गया कि उन्होंने हमारी परवरिश की है और वो चूंकि बरसों से अकेले रहते चले आ रहे थे, इसलिए उन पर ख्वामखा इल्ज़ाम तराशी की जाएगी। अगर ऐसा ना भी हुआ तो उन्होंने हमारे साथ जो नेकियां की थी वो दुनिया को मालूम हो जाएंगी और उनकी नेकियां ज़ाया हो जाएंगी। प्रोफेसर साहब इस बात के कायल थे कि वो जो भी नेकी करें उसके बारे में किसी को कुछ पता ना चले। ऐसा ही उन्होंने हमारे साथ किया था और किसी पर कभी ये ज़ाहिर नहीं होने दिया कि उन्होंने हमें अपनी औलाद की तरह पाला है। दारुल हुकूमत में एक और रिहाइशगाह जिसके बारे में प्रोफेसर साहब और हमारे सिवा कोई नहीं जानता था। हम इसी रिहाइशगाह में पली बढ़ी हैं और प्रोफेसर साहब के पास जब भी वक्त होता था वो हमसे इस रिहाइशगाह में मिलने आते थे। प्रोफेसर साहब हमारी कोई भी बात नहीं टालते थे। वो कोशिश करते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमारे साथ रहें, इसलिए उन्होंने इस रिहाइशगाह में एक छोटी सी लेबॉर्ट्री बना ली थी और इस लेबॉर्ट्री में काम करते रहते थे। हमारे लिए यही बहुत होता था कि प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं। हमें उनकी लेबॉर्ट्री में जाने की इजाज़त थी। अलबत्ता वो जो काम करते थे हम उनके बारे में जो भी पूछती वो हमसे कुछ नहीं छुपाते थे। इनके साथ रहते हुए हम भी साइंस की दुनिया में पहुंच चुकी थी और आला तालीम के हसूल के बाद मास्टर्स करके के हम मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान आ गई थी। फिर हमने प्रोफेसर साहब के साथ उनकी इजादात पर भी काम शुरू कर दिया। प्रोफेसर साहब हमारे साथ मिलकर एक ऐसा गैजेट बना रहे थे जिससे इंसान ना सिर्फ दूसरों की नज़रों में गायब हो सकता है बल्कि दूर नज़दीक किसी भी जगह एक लम्हे में ट्रांसमिट हो सकता है। लेडी घोष ने मुसलसल बोलते हुए कहा। उसकी नजरें इमरान के हाथों में मौजूद प्लास्टिक बैग पर जमी हुई थी जिन पर छिपकलियों के बच्चे किलबिला रहे थे। वो इस डर से रुके बगैर बोलती चली जा रही थी कि अगर वो रुकी तो इमरान कहीं छिपकलियों के बच्चे इस पर न डाल दे। तो क्या टाइम किलर में इस्तेमाल होने वाली चेयर भी प्रोफेसर काशिफ जलील ने तुम दोनों के साथ मिलकर बनाई थी? इमरान इसके खामोश होने पर पूछा। नहीं, वो इनकी अपनी ऐजाद थी। गैजेट का तस्वर हम दोनों ने पेश किया था, उसे हम बना रही थी। प्रोफेसर साहब इसमें सिर्फ हमारी मुआवनत कर रहे थे। उन्होंने इस ऐजाद में हमें कामयाबी के बेहद करीब कर दिया था। चूंकि वो पहले ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने वाली चेयर बनाने का काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने हमारे गैजेट में भी कुछ ऐसा ही काम किया था। इस गैजेट की तैयारी में बहुत वक्त लग गया था और गैजेट से इंसान चंद लम्हों के लिए गायब होता था, फिर उसका फंक्शन खुद ब खुद ऑफ हो जाता और हम फौरन जाहिर हो जाती। इसके अलावा इस गैजेट के जरिए इंसान गैबी हालत में एक जगह से दूसरी जगह फौरी तौर पर ट्रांसमिट भी नहीं हो सकता था। इस गैजेट में प्रोफेसर साहब का वो फार्मूला भी काम नहीं कर रहा था जो उन्होंने अपनी स्पेशल चेयर के लिए बनाया था। अभी गैजेट अधूरा था कि हमें पता चला कि प्रोफेसर साहब को एक ऐसे मुहब्बुल वतनी जुर्म में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जो जुर्म ज़रूर था लेकिन इस जुर्म से पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। वो पाकिस्तान से हर तरह के जराइम ख़त्म करना चाहते थे और इन जराइम पेशा अफराद को टारगेट कर रहे थे जो मुहब्बे वतन होने के महज दावेदार थे, लेकिन वो अंदर से पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने में लगे हुए थे। इनकी गिरफ्तारी की खबर हमारे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। हमारे सिरों से एक शफीक और मेहरबान बाप का साया छीन लिया गया था। प्रोफेसर साहब ने हमसे वादा लिया था कि चाहे कुछ हो जाए हम दुनिया को ये कभी नहीं बताएंगे कि हमारी परवरिश में उनका हाथ है या उनसे हमारा कोई ताल्लुक है। इस वादे की वजह से हम खामोश होकर रह गई थी और चाहने के बावजूद भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। लेडी घोष ने अफसरदा लहजे में कहा। तो क्या तुम दोनों नहीं जानती थी कि प्रोफेसर काशिफ जलील किन क्राइम का मुर्तकिब हो रहा है? इमरान ने पूछा। नहीं, उनका ये वाहद राज था जो उन्होंने हमसे छुपाया हुआ था। अगर वो हमें बता देते तो इनसे नेक काम में हम भी उनका साथ देती। लेडी घोष ने होंठ भींचते हुए कहा। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि प्रोफेसर साहब ने ये सब कैसे किया है? इमरान ने पूछा। ये सब हमें उनकी गिरफ्तारी के बाद मीडिया के जरिए ही पता चला था। लेडी घोष ने जवाब दिया। इनकी गिरफ्तारी से कबल क्या तुम्हारे गैजेट तैयार हो चुके थे? इमरान ने पूछा। नहीं, इस पर बहुत सा काम बाकी था और हमें पहले तो यही लग रहा था कि बगैर प्रोफेसर साहब की मदद से हम ये गैजेट नहीं बना सकेंगी, लेकिन हमने अज़्म किया कि हम दोनों बहनें अपने बाप जैसे शफीक प्रोफेसर साहब को हर सूरत में कैद से रिहाई दिलाएंगी और उन्हें लेकर किसी और मुल्क में शिफ्ट कर जाएंगी, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने इस मुल्क के लिए इतना कुछ किया था लेकिन उसके बावजूद उनकी कदर नहीं की गई थी और उनके नेक अज़ाइम को बुरा बनाकर उल्टा उन्हें ही जेल में डाल दिया गया था। हम चूंकि ये प्रोफेसर साहब से जेल में भी जाकर नहीं मिल सकती थी, इसलिए हमने अपनी सारी तवज्जो गैजेट बनाने पर मबसूल कर दी और फिर हमने दिन रात एक करके अपना काम पूरा कर लिया और ऐसा गैजेट बनाने में कामयाब हो गई जिससे ना सिर्फ हम गायब हो सकती थी बल्कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट भी हो सकती थी, चाहे वो दुनिया का दूसरा कोना ही क्यों ना हो। हमने इस गैजेट को और भी बहुत सी खूबियों का हामिल बनाया था कि अगर हम किसी की गिरफ्त में आ जाएं तो एक बटन प्रेस होते ही हमारे जिस्मों में करंट दौड़ जाता है जो हमें तो नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन हमें छूने वाले को ज़बरदस्त करंट लगता है और वो हमसे कई फुट दूर जा गिरता है। इसके अलावा इस गैजेट में कटर रेस और ब्लास्टिंग डिवाइसेस भी लगी हुई थी ताकि अगर ये गलत हाथों में चला जाए तो ये खुद ब खुद तबाह हो जाए और उसका कोई हिस्सा भी सलामत ना रहे जिससे कोई फ़ायदा उठा सके। लेडी घोष ने कहा।
ओहो, इसलिए जब मैंने तुम्हारी कलाई से गैजेट उतारा था तो मुझे ज़बरदस्त शौक लगा था और मैं दूर गिरकर बेहोश हो गया था। हाँ, जब तुम्हें शौक लगा होगा तो गैजेट तुम्हारे हाथ से निकलकर फर्श पर गिर गया होगा। फर्श से टकराते ही वो ब्लास्ट हो गया होगा। लेडी घोष ने कहा। क्या तुम्हारे पास यही एक गैजेट था? इमरान ने पूछा। एक नहीं, हमारे पास 2 गैजेट थे, एक मेरे पास और दूसरा रीटा के पास। लेडी घोष ने कहा। क्या तुम दोनों ये गैजेट ऐसे ही क्राइम के लिए बना रही थी? इमरान ने पूछा। नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इस गैजेट की बनाकर हम सारी दुनिया की सैर करना चाहती थी और दुनिया के इन हिस्सों तक भी पहुंचना चाहती थी जहां आज तक कोई नहीं जा सका। इस गैजेट की मदद से हमें ना किसी मुल्क के वीजे की जरूरत पड़ती और ना कागजात की। हम आज़ादी से हर जगह पहुंच सकती थी और गायब होकर हम अफ्रीका के घने और ख़तरनाक जंगलों में भी बेखतर घूम फिर सकती थी। लेडी घोष ने कहा। तो तुम्हारी ये ईजाद तुम्हारी अपनी ज़ात के लिए महदूद थी, जिसे तुम दोनों महज सहर व तफरीह के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। इमरान ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, लेडी घोष ने कहा। तो फिर तुमने इन गैजेट्स का गलत इस्तेमाल क्यों किया? मेरा मतलब है कि लेडी घोष बनकर तुम दोनों बहनों ने वो सारी चोरियां क्यों की और तुम्हें ब्लैक क्रिस्टल की तलाश क्यों थी? इमरान ने एक ही सांस में इसे कई सवाल कर दिए थे। अंकल की गिरफ्तारी के बाद हम बेहद दिल बिरदाश्ता हो गई थी। अंकल की सारी जायदाद जब्त कर ली गई थी और उनके अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए थे। अंकल ने हमारे अलग अकाउंट्स खुलवा रखे थे, लेकिन वो इन अकाउंट्स में ज़्यादा रकम जमा नहीं कराते थे। हमें ज़रूरत की ही रकम मिलती थी जो हमारे लिए काफ़ी होती थी। जब अंकल गिरफ्तार हो गए और उनके अकाउंट्स को सील कर दिया गया तो हमारे लिए परेशानी बढ़ गई। हमें अपने गैजेट्स तैयार करने के लिए काफ़ी रकम दरकार थी, इसलिए हमने अपने 2 फ्लैट्स बेच दिए जो अंकल ने हमारे नाम कर रखे थे। इन फ्लैट से मिलने वाली रकम को हमने अपने गैजेट बनाने में खर्च किया और अपना गुजर बसर भी किया, इसलिए जल्द ही रकम खत्म हो गई, जिससे हमारी परेशानी बढ़ गई। फिर हम दोनों बहनों ने अपनी रिहाइशगाह के इर्द गिर्द की रिहाइशगाहों में नकब लगाना शुरू कर दिए और हम वहां जाकर छोटी मोटी चोरियां करने लगी। छोटी मोटी चोरियों से हमारा गुजारा तो नहीं होता था, लेकिन बहरहाल हम गैजेट बनाने में कामयाब हो चुकी थी। गैजेट तैयार होते ही हमने उनके कई तजर्बात किए और फिर हमने इन गैजेट की मदद से कई बड़ी बड़ी चोरियां की। नए और अनोखे अंदाज में चोरियां करने से एक तो हमारा हौसला बढ़ता जा रहा था और दूसरा ये कि हमारी हर ज़रूरत पूरी होनी शुरू हो गई थी। हम गायब होकर बड़े से बड़े बैंक के स्ट्रांग रूम में पहुंच सकती थी और वहां से सारी दौलत हासिल करके किसी की नज़रों में आए बगैर गायब हो सकती थी। लेकिन हमने दौलत हासिल करने के साथ साथ इन गैजेट से इंजॉय करना शुरू कर दिया था और लोगों को हैरान करना शुरू कर दिया। इनकी नज़रों के सामने पड़ी हुई चीज़ें या दौलत के गायब हो जाती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ हमें दौलत के हर्ष ने घेर लिया और हमने गैजेट का खुलकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि हम इतनी दौलत हासिल कर सकें कि दुनिया में हमसे ज़्यादा अमीर क्यों कोई ना हो। तो ये सब तुमने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए किया था, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, हम पूरी दुनिया में लेडी घोष की धाक बिठाना चाहती थी और जहां से जितनी दौलत समेट सकती थी समेट रही थी। इसके अलावा इन गैजेट्स की मदद से हमें अंकल से भी मिलने में कोई मसला नहीं होता था। हम अंकल से जाकर मिलती थी। उन्हें इस बात की खुशी थी कि हम अपनी ऐजाद मुकम्मल करने में कामयाब हो गई हैं। हमने कई बार अंकल से कहा कि हम उन्हें जेल से गायब करके ले जाती हैं, उनके साथ हम किसी दूसरे मुल्क में चली जाएंगी जहां कोई उन्हें ना जानता होगा, लेकिन वो हमारी बात मानने से इनकार कर देते थे। उनका कहना था कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो गलत नहीं था। एक रोज़ इस मुल्क की हुकूमत और आवाम को मानना पड़ेगा कि वो मुल्क को जराइम और जराइम पेशा अफराद से पाक करने का जो काम कर रहे थे वो किसी जुर्म के ज़ुमरे में नहीं आता। उन्होंने जिन अफराद को हलाक किया था वो क्रिमिनल्स थे। वो इस इंतज़ार में बैठे हुए थे कि एक रोज़ हुकूमत उन्हें खुद रिहा करेगी और इन पर जिन अफराद की हलाकतों के चार्जेस लगे हुए हैं वो सब खत्म कर दिए जाएंगे और वो रिहा होकर बाइज्जत जिंदगी गुजारेंगे। हम दोनों बहनें जानती थी कि ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए हम दोनों बहनों ने एक प्रोग्राम बनाया कि अगर हम पाकिस्तानी हुकाम पर दबाव डालें और उन्हें इस हद तक मजबूर करें कि वो अंकल पर लगे तमाम इल्ज़ामात ना सिर्फ ख़त्म कर दें बल्कि उन्हें बाइज्जत रिहाई देकर पाकिस्तान में आज़ाद रहने की इजाज़त दे दें। हुकूमत पर दबाव डालने का हमारे पास एक ही तरीका था कि हम हुकूमत को तंग करना शुरू कर दें और ऐसी ऐसी चोरियां करें जिससे हुकूमत की नाक में दम हो जाए, और हम अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो गई थी। हमने लेडी घोष बनकर मखसूस वारदातों के जरिए हुकूमत पर अच्छी खासी धाक बैठा दी थी, लेकिन हमने जो भी चोरियाँ की थी इनसे हम हुकूमत को दबाव में नहीं ला सकती थी। हमें किसी ऐसी चीज़ की तलाश थी जिससे हुकूमत वाकई दबाव में आ जाती और हमारा काम आसान हो जाता। हम दोनों अंकल से मिलने बाकायदगी से जेल जाती थी और इनसे घंटों तक बातें करती रहती थी। अंकल की जुबानी ही हमें X2 के बारे में और इसके राज के बारे में पता चला था। उन्होंने हमें ब्लैक क्रिस्टल का भी बताया था।
ब्लैक क्रिस्टल डॉक्टर जमशेद अब्बासी की इजाद थी, लेकिन इस साइंसदान ने कई बार प्रोफेसर काशिफ जलील से भी मुआवनत हासिल की थी। X2 का राज और ब्लैक क्रिस्टल दो ऐसी चीजें थी जो हमारे हाथ लग जाती तो इससे ना सिर्फ मुल्क में भौचाल आ जाता, बल्कि हम हुकूमत और आला क़यादत को इस बात पर भी मजबूर कर सकती थी कि अंकल को तमाम इल्जामात से बरी उल्ज़िमा करार देकर उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। उनकी रिहाई होते ही हम उन्हें लेकर किसी ऐसी जगह चली जाती जहां हमें जाने वाला कोई ना हो। सीटा ने कहा, तो तुम दोनों बहनों ने साइंस की आला तालीम हासिल की और प्रोफेसर काशिफ जलील जैसे जहांदीदा साइंसदान के साथ मिलकर काम किया और दुनिया की अनोखी और इनकिलाबी इजादात में उनका भरपूर साथ दिया। उसके बावजूद तुम दोनों ने अपने ऐसे अंकल को बचाने के लिए खुद को क्रिमिनल बना लिया जो मुल्क के कानून से खेल रहे थे और खुद ही जस्टिस बनकर इन क्रिमिनल्स की जिंदगियों का फैसला शुरू कर दिया करते थे कि कौन जिंदा रहने के काबिल है और कौन नहीं। अगर इस तरह हर शख्स कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर दे तो फिर इस मुल्क में कानून और कानून के रखवालों का क्या मकसद बाकी रह जाता है। हमने जो सोचा वो किया और हम दोनों को यही सब करना मुनासिब लगा था। सीटा ने कहा, तुम दोनों X2 का राज फाश करने चली थी। इस X2 का राज जिसके पर्दे में रहने की वजह से गैर मुल्की कुव्वतें खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम करने से डरती हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से पहले 100 बार सोचती हैं। तुम दोनों बहनें अपने छोटे से मुफाद के लिए कौमी मुफाद दाव पर लगा रही थी ताकि दुनिया को इल्म हो जाए कि X2 कौन है और फिर यहूदी और गैर मुल्की ताकतें खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ ना सिर्फ जहर अंगेजी पर उतर आए बल्कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने और उसे सफाई हस्ती से मिटाने के दर पे हो जाएं। इमरान ने गुस्से लहजे में कहा, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम X2 का राज इस तरह ओपन कर देती। सीटा ने कहा, तो और क्या इरादा था तुम्हारा? इमरान ने घुर्रा कर कहा, हम X2 पर दबाव डालना चाहती थी ताकि अंकल की रिहाई के लिए X2 भी हमारी भरपूर अंदाज में मुआवनत करे। सीटा ने होंठ चबाते हुए कहा, X2 बेगुनाह और मसलूम अफराद की मदद करता है, चोरों और डाकुओं की नहीं। इमरान ने मुंह बनाकर कहा, यह हम दोनों बहनों की बदकिस्मती है कि हम दोनों ही तुम्हारे काबू में आ गई। मैं अगर जज्बात से काम लेने की बजाय होश से काम लेती तो बगैर सोचे समझे अपनी बहन का इंतकाम लेने यहाँ ना चली आती तो सूरत हाल इससे मुख्तलिफ होती। सीटा ने मुंह बनाकर कहा, तुम शायद वो मिसाल भूल गई हो जो दूसरों के लिए गड़ा खोता है उसमें खुद ही गिर जाता है। इमरान ने कहा, अब तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे? सीटा ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा, पहले ये बताओ कि X2 की फाइल कहाँ है? इमरान ने इसकी तरफ तेज नजरों से घूरते हुए कहा, मेरे पास महफूज है। सीटा ने जवाब दिया, कहाँ महफूज है? इमरान ने उसी अंदाज में कहा, मेरे फ्लैट की एक खुफिया जगह पर। सीटा ने कहा, फ्लैट का पता बताओ और इस खुफिया जगह के बारे में भी बताओ। इमरान ने कहा, पहले तुमसे मुझे वादा करो कि फाइल मिलने के बाद तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे और यहां से जाने दोगे तो मैं वो फाइल खुद लाकर तुम्हें दे दूंगी। सीटा ने कहा, तुम इस वक्त मुझसे कोई वादा लेने की पोजीशन में नहीं हो सीटा। मैं तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारे औरत होने की वजह से लिहाज कर रहा हूं। तुम्हारी जगह कोई मर्द होता तो इसके हलक में हाथ डालकर फाइल के बारे में उगलवा लेता। इमरान ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा और उसकी गुर्राहट सुनकर सीटा काम गई और उसने फौरन अपने एक फ्लैट का पता बताया। इस फ्लैट के कमरों का फर्श टाइलों से बना हुआ है। एक कमरे में नीले रंग की टाइलें लगी हुई हैं। फर्श के सेंटर की एक टाइल ओपन है। देखने में वो आम टाइलों से जुड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन उसे अगर उठाया जाए तो वो संदूक के ढक्कन की तरह खुल जाती है। इस टाइल के नीचे एक खला है। फाइल इस खला में रखी हुई है। सीटा ने कहा, अगर तुम्हारी बात गलत हुई और फाइल वहां ना हुई तो? इमरान ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा, ऐसा नहीं है, फाइल वहीं मौजूद है। सीटा ने जवाब दिया। उसके लहजे से इमरान ने अंदाजा लगा लिया कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। छिपकलियों के बच्चों ने सीटा के सर से लेडी खोस का खुमार उतार फेंका था और अब बेहद सहमी हुई और खौफजदा दिखाई दे रही थी। इसकी नजरें अब भी इमरान के हाथ में मौजूद प्लास्टिक बैग पर मरकूज थी जिसमें छिपकलियों के बच्चे थे। बहरहाल जब तक फाइल नहीं मिल जाती इस वक्त तक तुम्हें X2 की कैद में रहना पड़ेगा। इसके बाद ये X2 का ही फैसला होगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। हमारे कानून के तहत इस बात की कोई गुंजाइश नहीं कि X2 का राज चाहने वाला जिंदा रहे, लेकिन इस मसले पर तुम्हारे साथ साथ अभी बहुत सी जिंदगियों का फैसला होना बाकी है। इसलिए इतनी रियायत तुम्हें बहरहाल दी जा सकती है कि तुम मजीद चंद रोज सांस ले सको। इमरान ने कहा, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? सीटा ने होंठ काटते हुए कहा, मैं शायद तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन X2 के फैसले का इख्तियार X2 के हाथ में है। इमरान ने कहा, इसे वहीं पहुंचा दो जहां तनवीर को पहुंचाया गया है। कि क्या मतलब, क्या करोगे तुम मेरे साथ? सीटा ने इमरान की बात सुनकर बुरी तरह से चीखते हुए कहा, लेकिन इमरान इसकी बात सुने बगैर तेज तेज चलता हुआ डार्क रूम से चलता चला गया और सीधा चलते हुए उसके कानों में सीटा की चीख चीख कर आवाजें आ रही थी, लेकिन इमरान के चेहरे पर इंतहाई संजीदगी छाई हुई थी। उसने छिपकलियों के बच्चों वाला प्लास्टिक बैग अपनी जेब में रख लिया था। डार्क रूम से निकलकर इमरान ने छिपकलियों के बच्चों वाला प्लास्टिक बैग बाहर रखी हुई डस्टबिन में फेंका और फिर तेज तेज चलता हुआ ऑपरेशन रूम में आ गया। अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठकर उसने फोन का रिसीवर उठाया। फिर वो नंबर प्रेस करने लगा, लेकिन फिर उसने कुछ सोच कर रिसीवर को रीडर पर रख दिया।
یہ کام مجھے خود کرنا پڑے گا، فائل کے لیے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جب بلیک زیرو وہاں پہنچ گیا اور کہا، میں نے سیٹا کو بے ہوش کر کے ریسٹ روم میں پہنچا دیا ہے، اب جب تک ہم نہیں چاہیں گے اسے ہوش نہیں آئے گا۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا وہ اتنی معصوم ہے جتنی ہمارے سامنے خود کو ظاہر کر رہی ہے؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بلیک زیرو نے ایک بار پھر عمران سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں اس نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، جب وہ تفصیل بتا رہی تو میں مسلسل اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، اگر وہ جھوٹ بولتی تو مجھے فوراً اس کا علم ہو جاتا۔ عمران نے کہا، حیرت ہے اس قدر معصوم لڑکیوں نے کس طرح ہمیں نچایا ہوا ہے۔ بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ان کو صرف سستی شہرت کی نیت نہیں خراب کر دیا، جی ہاں واقعی ان کی منفی سوچ نے ہی انہیں برائی کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کیا، ورنہ جو لڑکیاں اس عمر میں نظروں سے غائب ہونے اور ایک لمحے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ ہونے والا گیجٹ بنا سکتی ہیں تو وہ کیا نہیں کر سکتی۔ کاش انہوں نے اپنی سوچ مثبت رکھی ہوتی تو ان کی یہ انقلابی ایجاد پوری دنیا میں ہلچل مچا دیتی۔ بلیک زیرو نے کہا، برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، ان کے بنائے ہوئے دونوں گیجٹ تباہ ہو گئے، ورنہ میں ان پر خود بھی کام کرتا اور اپنے اور سیکرٹ سروس کے بہترین مفاد کے لیے استعمال میں لے آتا۔ عمران نے کہا، وہ فائل آپ جا کر لائیں گی یا میں جاؤں؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ میں جا رہا ہوں، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران چند لمحے وہاں بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھ کر تیز تیز چلتا ہوا آپریشن روم سے نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنی 2 سیٹر کار میں سیٹا کے اس فلیٹ کی طرف اڑے جا رہا تھا جس کا پتہ سیٹا نے اسے بتایا تھا۔ فلیٹ میں پہنچنے اور اندر داخل ہونے میں عمران کو کوئی وقت نہیں ہوئی تھی۔ اسے ایک کمرے میں جہاں نیلے رنگ کی ٹائلوں کا فرش بنا ہوا تھا، ایک ٹائل ہٹانے پر خلا نظر آ گیا جہاں چمڑے کے ایک تھیلے میں X2 کے راز کی مخصوص فائل رکھی ہوئی تھی۔ اس فائل کو دیکھ کر عمران کے چہرے پر سکون کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ اس نے فائل کھول کر چیک کی اور پھر اطمینان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے فائل اس چمڑے کے تھیلے میں ڈالی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کون ہے؟ دروازے کے قریب پہنچ کر جوزف نے اونچی آواز میں کہا۔ سرخ عقاب باہر سے ایک دھیمی سی آواز سنائی دی تو جوزف کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ اس نے لاک ہٹا کر دروازہ کھولا تو اسے باہر لمبے قد اور مضبوط جسم کا مالک ایک نوجوان دکھائی دیا جس کے چہرے پر ہلکی سی داڑھی تھی اور اس کی آنکھیں انتہائی چمکدار تھی اور جو اس کی ذہانت کا خماس تھی۔ اس نے جینز اور سیاہ رنگ کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ میرا نام محمد بن حسان ہے، نوجوان نے جوزف کو دیکھ کر اس کی طرف مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اندر آ جاؤ، جوزف نے اسے ہاتھ ملا کر اسے راستہ دیتے ہوئے کہا تو نوجوان نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اندر آ گیا۔ اس کے اندر آتے ہی جوزف نے دروازہ بند کیا، پھر وہ اسے لے کر اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے جوانا کھڑا تھا جو اس کی طرف تیز اور گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نوجوان نے آگے بڑھ کر اسے بھی اپنا نام بتایا اور مصافحہ کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ بیٹھو، جوزف نے کہا تو نوجوان جس نے اپنا نام محمود بن حسان بتایا تھا شکریہ ادا کر کے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ جوزف اور جوانا ہے؟ نوجوان نے ان دونوں کی طرف دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میرا نام جوزف ہے اور یہ جوانا ہے، جوزف نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ آپ دونوں سے مل کر بے حد خوشی ہوئی، پرنس نے مجھے آپ دونوں کی آمد کی اطلاع دی تھی، آپ دونوں کے لیے میں نے ہی یہاں کمرے بک کر آئے تھے، محمد بن حسان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سب باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے آپ ہمیں اسپیشل مارک دکھائیں، جوزف نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اور ہاں سوری میں بھول گیا تھا، نوجوان نے کہا اور پھر اس نے اپنے دایاں پاؤں اونچا کیا اور پیر کے جوتے کے تسمے کھولنے لگا۔ اس نے جوتا اتارا، پھر اس نے اپنی جراب بھی اتار دی۔ جراب اتار کر اس نے اپنے پیر کا انگوٹھا ان دونوں کے سامنے کر دیا۔ اس کے پیر کے انگوٹھے کے ناخن پر سرخ رنگ کا ایک عقاب بنا ہوا تھا۔ انگوٹھے کے ناخن پر سرخ رنگ کے عقاب کا نشان دیکھ کر جوزف اور جوانا کے چہروں پر اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ جوزف نے جوانا کو اشارہ کیا، پھر ان دونوں نے نوجوان کے سامنے اپنے کانوں کی لوئیں الٹ دی۔ ان دونوں کے دائیں کانوں کے پیچھے سنہری رنگ کے چھوٹے چھوٹے سام بنے ہوئے تھے جو مخصوص انداز میں سرکل بنا کر بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ سنیک سرکل، محمد بن حسان نے کہا۔ ہاں اب ہماری بھی تسلی ہو گئی اور آپ کی بھی، باس نے کہا تھا کہ جب تک ہم تمہارے پیر کے انگوٹھے پر سرخ عقاب کا مخصوص نشان نہ دیکھ لیں اور تمہیں سنیک سرکل کے نشان نہ دکھا دیں اس وقت تک ہم کسی پر بھروسہ نہ کریں، جوزف نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب آپ دونوں فوراً یہاں سے نکلنے کی تیاری کریں، میں آپ کو ہوٹل کا ایک خفیہ راستہ بتا دیتا ہوں، اس راستے سے گزر کر آپ ہوٹل کے اوکم میں پہنچ جائیں۔ باہر نیلے رنگ کی ایک وین موجود ہے، وین خالی ہے، آپ بغیر کسی سے کوئی بات کیے اس وین کے پچھلے حصے میں جا کر بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بعد میں وہاں آؤں گا اور آپ کو اپنے مخصوص ٹھکانے پر لے چلوں گا۔ اس کے بعد میری یہی کوشش ہوگی کہ میں جلد سے جلد آپ دونوں کو اسرائیل پہنچا سکوں، محمد بن حسان نے کہا۔ کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ جوانا نے پوچھا۔ میرا نام محمد بن حسان ہے، لیکن آپ
मुझे सुर्ख उकाब कहकर पुकार सकते हैं। मोहम्मद बिन हसन ने कहा तो इन दोनों ने अस्बात में सर हिला दिया। वैन का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर जाते ही उसे लॉक कर लेना, मेरे पास ड्राइविंग सीट के दरवाजे की चाबी है। महमूद बिन हसन ने कहा तो इन दोनों ने अस्बात में सर हिलाए, फिर अपना सामान समेट कर वहां से निकलते चले गए। सुर्ख उकाब के बताए हुए रास्ते से गुजरते हुए वो होटल के उकब में पहुंचे तो वहां हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। उकबी तरफ एक छोटी सी सड़क थी लेकिन वीरान थी। कुछ फासले पर उन्हें नीले रंग की एक स्टेशन वैगन दिखाई दी तो वो दोनों इसकी तरफ बढ़ गए। इन दोनों ने वैगन का जायजा लिया लेकिन वैगन खाली थी। जोसेफ ने वैगन के उकबी हिस्से के दरवाजे का हैंडल पकड़कर खींचा तो दरवाजा खुलता चला गया। कोई नहीं है यहाँ, चलो अंदर, जोसेफ ने इधर उधर देखते हुए कहा और उछलकर वैगन के उकबी हिस्से में दाखिल हो गया। जवाना भी अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही जोसेफ ने दरवाजा बंद किया, फिर उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। ये अब हमें कहाँ ले जाएगा? जवाना ने पूछा। मालूम नहीं, बॉस ने भी कहा था कि ये हमें जहाँ ले जाना चाहे हम खामोशी से उसके साथ चले जाएं, इसलिए मैंने उससे नहीं पूछा कि वो हमें कहाँ ले जा रहा है। अलबत्ता उसने बताया था कि वो हमें अपने किसी खुफिया ठिकाने पर ले जाना चाहता है। जोसेफ ने जवाब दिया। क्या ये आज ही हमें इसराइल पहुँचा देगा? जवाना ने पूछा। अगर इसने पहले से इंतजाम कर रखा होगा तो हो सकता है ये आज ही हमें बॉर्डर क्रॉस करा दे, या फिर शायद हमें भी अभी इंतजार करना होगा। जोसेफ ने कहा। किस रास्ते से हमें बॉर्डर क्रॉस कराएगा? जवाना ने पूछा। कुछ कह नहीं सकता, कब्र से इसराइल दाखिल होने के कई रास्ते हैं मगर उनकी तफसीलात का तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन बहरहाल वैसे यहाँ ऐसे कई मकामात हैं जहाँ से छुपकर इसराइल पहुँचा जा सकता है, ऐसा मुझे बॉस ने ही बताया था। जोसेफ ने जवाब दिया तो जवाना ने अस्बात में सर हिला दिया। क्या वहाँ भी सुर्ख उकाब हमारे साथ होगा? जवाना ने पूछा। हाँ, ये इसराइल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, इसका हमारे साथ होना बेहद ज़रूरी है। इसकी मदद के बगैर हम अपने टारगेट तक नहीं पहुँच सकते। हमें कैसे मालूम होगा कि ड्राइविंग सीट पर सुर्ख उकाब ही मौजूद है? अगर उसकी जगह कोई और हुआ तो? जवाना ने अपना खदशा जाहिर करते हुए कहा। इसके सिवा कौन हो सकता है? जोसेफ ने सर झटक कर कहा। उसी लम्हे उन्हें वैगन की अंदरूनी दीवारों से हल्की हल्की खड़खड़ाहट की आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें किसी स्पीकर की मालूम हो रही थी। मैं सुर्ख उकाब हूँ। वैगन में स्पीकर और माइक लगे हुए हैं जिनकी मदद से तुम मेरी बात सुन भी सकते हो और मुझसे बात भी कर सकते हो। स्पीकरों से सुर्ख उकाब की आवाज़ सुनाई थी और उनके चेहरों पर इत्मीनान के तासुरात नुमाया हो गए। क्या तुम अकेले हो? जोसेफ ने पूछा। नहीं, तुम दोनों भी मेरे साथ हो। सुर्ख उकाब की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई थी। सुनो, हम ना मजाक करते हैं और ना मजाक हमें पसंद है, इसलिए हमसे सीधी बात करो। जवाना ने गुस्से ले लहजे में कहा। तो मैंने तुमसे कौन सा मजाक किया है? सुर्ख उकाब ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मैंने पूछा था कि तुम्हारे साथ और कौन है? जोसेफ ने कहा। मैंने भी तुम्हें सीधा जवाब दिया है, तुम्हारे सिवा मेरे साथ और कोई नहीं है। सुर्ख उकाब ने जवाब दिया। अब तुम हमें अपने किस ठिकाने पर ले जा रहे हो? जवाना ने पूछा। एक खुफिया ठिकाना है जो तुम दोनों के लिए महफूज साबित होगा। सुर्ख उकाब ने जवाब दिया। हम कब्रस में हैं और तुम हमें इस तरह बंद हाडी वाली वैन में ले जा रहे हो, क्या इसका कोई खास वजह है? जोसेफ ने पूछा। हाँ, मैं तुम दोनों को इसराइली एजेंटों से महफूज रखना चाहता हूँ। सुर्ख उकाब ने जवाब दिया। क्या मतलब? क्या इसराइली एजेंटों को हमारी आमद का इल्म हो चुका है? जोसेफ ने चौंक कर कहा। हाँ, और वो तुम्हारी तलाश में भी हैं। तुम्हें शायद इस बात का इल्म नहीं कि तुम दोनों के धोखे में 2 अफ्रीकी बाशिंदे हलाक हो चुके हैं। कौन थे वो दोनों जिन्हें हमारे धोखे में हलाक किया गया है? जोसेफ ने कहा। वो अफ्रीकी टूरिस्ट थे, दोनों इसी तैयारे से आए थे जिससे तुम आए थे। एयरपोर्ट से कुछ फासले पर इसराइली एजेंटों ने पैकेटिंग कर रखी थी, फिर उन्होंने इन दोनों को टैक्सी समेत उड़ा दिया। सुर्ख उकाब ने कहा तो जोसेफ की आंखों के सामने वो मंजिल घूम गया जब उसके सड़क पर आगे जाती हुई टैक्सी का टायर ब्रश करके उसे उलटने और फिर तबाह होते देखा था। तुम जानते हो उन्हें किसने हलाक किया था? जोसेफ ने होंठ चबाते हुए कहा। अब तक की इतलात के मुताबिक इन पर इसराइली एजेंटों ने हमला किया था जिनका लीडर अकाय है। सुर्ख उकाब ने जवाब दिया। कौन है अकाय? जवाना ने पूछा। मेरे पास इसके बारे में ज़्यादा तफसीलात नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि इसका ताल्लुक इसराइली सुपर एजेंसी से है। सुर्ख उकाब ने कहा। इसका कोई पता ठिकाना जानते हो? जोसेफ ने पूछा। हाँ, मुझे उसके एक ठिकाने का इल्म है, लेकिन वहाँ बहुत कम होता है। सुर्ख उकाब ने कहा। इसकी जगह कौन होता है इस ठिकाने पर? जोसेफ ने पूछा। डकेसी, वो अकाय का राइट हैंड है, ज़्यादातर इस ठिकाने पर वही होता है। सुर्ख उकाब ने जवाब दिया। क्या तुम हमें इससे मिला सकते हो? जोसेफ ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अगर तुम इससे ये पूछना चाहते हो कि अकाय कहाँ मिलेगा तो वो शायद ही तुम्हारी बात का कोई जवाब दे सके। सुर्ख उकाब ने कहा। क्यों? वो जवाब क्यों नहीं देगा? क्या वो नहीं जानता कि अकाय कहाँ है? जवाना ने कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो गूंगा है। सुर्ख उकाब ने जवाब दिया। ओह, तो ये बात है। अच्छा, ये बताओ कि तुम हमें इसराइल कब पहुंचाओगे और किस रास्ते से? जोसेफ ने कहा। मेरी कोशिश होगी कि मैं आज रात ही तुम दोनों को लेकर इसराइल पहुंच जाऊं। सुर्ख
सुर्ख उकाब ने जवाब दिया, सिर्फ कोशिश। जवाना ने मुंह बनाकर कहा, हाँ, कोशिश का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि सुपर एजेंसी तुम दोनों को शिद्दत से तलाश कर रही है। अगर दोनों ने इन रास्तों की पैकिंग कर दी जहाँ से तुम्हें इसराइल ले जाना चाहता हूँ, तो फिर हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। सुर्ख उकाब ने कहा, हमारे धोखे में जिन अफराद को हलाक किया गया है उसके बावजूद सुपर एजेंसी हमारी तलाश में है। ये बात कुछ समझ में नहीं आई, जोसेफ ने हैरान होते हुए कहा। दोनों अफ्रीकी बाशिंदों की हलाकत के बाद इकाए और उसके साथी गायब हो गए थे, जैसे वो मुतमईन हो गए हों कि उन्होंने तुम दोनों का शिकार कर लिया है। लेकिन थोड़ी देर पहले मुझे इतलात मिली है कि अकाय और उसके साथियों ने एक बार फिर तुम दोनों की तलाश शुरू कर दी है। शायद उन्हें पता चल गया है कि उन्होंने जिन अफराद को हलाक किया था वो तुम दोनों नहीं थे। सुर्ख उकाब ने जवाब देते हुए कहा, ओह, काफी तेज रफ्तारी से काम कर रहे हैं वो। जोसेफ ने होंठ सुकोड़ कर कहा, हाँ, सुपर एजेंसी वाकई इंतहाई तेज बावसाइल और ख़तरनाक एजेंसी है। सुर्ख उकाब ने जवाब दिया, बहरहाल इनकी तेज़ी का तब पता चलेगा जब वो हमारे मुकाबले में आएगी। जवाना ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा खुफिया ठिकाना कितनी दूर है? जोसेफ ने पूछा। काफ़ी दूर है। क्यों? सुर्ख उकाब ने जवाब दिया, कुछ नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। जोसेफ ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों तवील सफ़र करके आए हो, इसलिए थक गए होगे। अगर तुम आराम करना चाहो तो कर लो, ठिकाने पर पहुंचकर मैं तुम्हें जगा लूंगा। सुर्ख उकाब ने कहा, ठीक है। जोसेफ ने कहा। फिर वो दोनों आराम करने के लिए वैन की कुशादा सीटों पर लेट गए। इन पर वाकई थकावट गालिब थी। वैन की सीटों का सस्पेंशन भी इंतहाई नफीस था, इसलिए उन्हें तेज़ झटके महसूस नहीं हो रहे थे। कुछ ही देर में उनकी आंखें बंद होती चली गई और वो सो गए। लेडी घोष का मसला तो हल हो गया है, हमें हमारी फाइल भी मिल गई है। अब आपका क्या प्रोग्राम है? ब्लैक ज़ीरो ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, जो अभी थोड़ी देर पहले सीटा के बताए हुए पते से X2 की मखसूस फाइल ले आया था। फाइल इसने वापस स्ट्रांग रूम में रख दी थी। फाइल हमें मिल गई है। ये दुरुस्त है कि लेडी घोष ने यह फाइल हम पर दबाव डालने के लिए हासिल की थी, ताकि वो अपने अंकल को हमारे जरिए इल्ज़ामात से बरी करा सके, उसकी रिहाई बाइज्जत तरीके से हो सके। लेडी घोष का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि वो X2 का राज मेम्बरान या किसी और के सामने ओपन करे, लेकिन इसके बावजूद ये सब हो गया है और मेम्बरान पर X2 की हकीकत आश्कार हो गई है, जिसकी वजह से अब तक मेरा दिमाग उलझा हुआ है और अभी तक मुझे इस मसले का कोई हल सुझाई नहीं दे रहा कि मैं मेम्बरान को कैसे डील करूं। इमरान ने कहा, यह मसला छोटा नहीं है, इस पर हमें सोच समझकर और इंतहाई मोहतात तरीके से काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने अभी तक किसी मेंबर से राब्ता नहीं किया और ना ही अभी तक कि किसी ने मुझसे राब्ता कायम किया है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, वो सब चौहान, नुमानी और खावर की तीमानदारी में लगे हुए हैं। मैंने टाइगर के जरिए उनके जख्मी होने की खबर उन्हें भिजवा दी थी। वो सब इस वक्त स्पेशल अस्पताल में ही मौजूद हैं। इमरान ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरी भी डॉक्टर सदीकी से फ़ोन पर बात हुई थी। उन्होंने बताया है कि उन्होंने इन तीनों के ऑपरेशन कर दिए हैं और इन सब की ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं, अलबत्ता उन्हें चंद रोज़ बेड रेस्ट करना पड़ेगा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, ठीक है, जब ये लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे फिर इस मसले पर बात करेंगे। इमरान ने कहा, मैं तो कहता हूं कि अभी हम इस मसले को ना ही छेड़ें तो बेहतर होगा। चंद रोज़ बाद मेम्बरान के दिमाग नॉर्मल हो जाए तब इनसे बात की जा सकती है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान ने अस्बात में सर हिला दिया। जोसेफ और जवाना की तरफ से कोई खबर आई? इमरान ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद पूछा, नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। क्या जोसेफ ने मुझसे रब्ता करना था? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। हाँ, मैंने उससे तुम्हारे ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी बता दी थी। उनके पास B6 ट्रांसमीटर है। मैंने उससे कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर वो तुमसे रब्ता कर सकता है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन उसने मुझसे रब्ता तो नहीं कायम किया। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, हो सकता है अभी उसे ज़रूरत महसूस हुई ना हो। वैसे भी महमूद बिन हसन उनके साथ है, वो इंतहाई तेज़ और सहीन आदमी है। वो इन दोनों के साथ रहेगा तो उन्हें मिशन मुकम्मल करने में सहूलत रहेगी। इमरान ने कहा, तो क्या अब आपका इनके पीछे जाने का कोई इरादा नहीं है? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। क्या मतलब? इमरान ने कहा, मेरा मतलब है कि वो इसराइल की एक खतरनाक और ताकतवर एजेंसी से टकराने गए हैं। आपके ख्याल में क्या वो इस एजेंसी से मुकाबला कर सकते हैं और कर्नल स्कॉट से ब्लू डायमंड वापस ला सकते हैं? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, हाँ, इन दोनों में इतनी सलाहियतें हैं कि वो सुपर एजेंसी का मुकाबला कर सकें। अगर वो कर्नल स्कॉट तक पहुंच गए तो फिर उनके लिए उससे ब्लू डायमंड हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। जोसेफ और जवाना ने खूंखार इंसानों के सामने कर्नल स्कॉट की कोई हैसियत नहीं होगी। उसके हलक में हाथ डालकर भी ब्लू डायमंड निकलवा लेंगे। इमरान ने कहा, फिर भी उनकी पुष्ट पनाही के लिए किसी को तो उनके साथ होना चाहिए। अगर वो किसी मुश्किल में फंस गए तो उनकी मदद कौन करेगा? Like, comment, share, press the bell icon.